नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाय डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इनकी टॉप 25 क्वेश्चन की श्रृंखला देखेंगे हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ था जुलाई में, उनसे संबंधित जीएस जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं साथी? जीएस जीके का प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। जल्दी से दोस्तों में सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का लाभ हो सके। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो हम साथी क्या देखने वाले हैं, एसएससी एमटीएस हवलदार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आपका 2023 का एग्जाम लगा है, इससे संबंधित हम क्या देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज की साथी क्लास संख्या आपकी 7 है और हम क्या देखने वाले हैं, टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके ज़रूरी ही नहीं कि एमटीएस हो, बहुत सारे एग्जाम जो भी एग्जाम एसएससी आपका कंडक्ट कराता है उन सभी से संबंधित आपके जीएस जीके क्वेश्चन रहेंगे। किसके रहेंगे? आपके जीएस जीके के उन सभी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर रहेंगे। ठीक है साथी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो साथी हमको ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है किसी से, किसी को ज़्यादा हमें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम ये जानते वो जानते हैं, क्योंकि जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। आप लोग देखो, कहा है किसी ने कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो हमको इतनी खामोशी से मेहनत करनी है ताकि हमारी कामयाबी, क्या साथी, हमारी कामयाबी आसपास के पड़ोसी मोहल्ले गांव वालों के लिए क्या करे, शोर मचा दे साथी। इतनी खामोशी से मेहनत करनी है। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है साथी, दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा है। तो पहला कथन कह रहा है साथी हमसे, वनों की कटाई, क्या वनों की कटाई वायु में CO2 की कमी लाती है। क्या साथी आपने देखा है जो CO2 गैस होती है, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या वनों के काटने से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है साथी, हम वनों को लगा करके कर सकते हैं, ना कि काट के। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में निकलने नहीं देता है। ये साथी आपका सही हो जाएगा। जो आपका साथी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कौन साथी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ये साथी जो ऊष्मा होती है आपकी, ये ऊष्मा को रोक लेती है और एक निश्चित क्षेत्र में सीमित कर देती है। तो ये हो जाएगा कि कह रहा है CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और वायु में निकलने नहीं देता है। ये CO2 जो ऊष्मा होती है इसको बांध लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है, ठंडा मौसम मिलता है, तो इसी के तहत होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी कि कथन नंबर केवल दूसरा, ऑप्शन जो दूसरा है, यानी कथन जो दूसरा है बी नंबर, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। केवल दूसरा फॉलो करता है, यानी कि केवल दूसरा ही सही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देख लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस जिम्मेदार होती है वो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी CFC गैस होती है, जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी ओजोन परत के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए? जो ओजोन परत में नुकसान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आपकी CFC गैस हो जाएगी। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो ओजोन संरक्षण दिवस होता है, ये साथी हम मनाते हैं 16 सितंबर को। कब मनाते हैं साथी? 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस। क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर आपका एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत क्या हुआ था, ओजोन संरक्षण पर विचार किया गया था और उसी दिन से हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के देश की ऐतिहासिक घटना पर बनाया गया था। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लॉयन कैपिटल। साथी लायन कैपिटल देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका इंग्लिश में शब्द है। ठीक है, इसी को हम साथी हिंदी में कहते हैं अशोक स्तंभ। क्या कहते हैं? अब आपको जान गए होंगे कि क्या कहते हैं इसको, अशोक स्तंभ कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी आपसे इंग्लिश में पूछ लेता है, उनके हिंदी में लिखकर। जिस प्रकार से ये लायन कैपिटल लिखा है हिंदी में, लेकिन ये इंग्लिश का शब्द है और ये अशोक स्तंभ है, जो हमारा राज्य की राष्ट्रीय चिन्ह है
देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ये आपका इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लायन कैपिटल कहते हैं। और कह रहा है जब लायन कैपिटल का निर्माण हुआ था तो भगवान बुद्ध के किस से संबंधित था इसका निर्माण हुआ था। तो साथी ये लायन कैपिटल जो था ये हमको मिला था कहाँ पर, सारनाथ में। इसको अच्छे से याद रखेंगे, कहाँ पर मिला था, सारनाथ में। और इसको बनवाया गया था किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा, ठीक है, इसको बनवाया गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इसको याद करने के लिए अशोक ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था, तो आप लोग याद रखेंगे जब भगवान बुद्ध का पहला उपदेश था, इसी की याद में किसने बनवाया था, इसी की स्मृति में अशोक ने बनवाया था। क्योंकि भगवान बुद्ध को मानने लगा था जब उसने 261 BC का युद्ध लड़ा था उड़ीसा में, कलिंग का युद्ध। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म को मानने लगता है। तो भगवान बुद्ध की पहली घटना जो पहला उपदेश दिया था उनको याद करने के लिए अशोक ने क्या बनवाया था, लायन कैपिटल या अशोक स्तंभ बनवाया था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहले उपदेश को याद करने के लिए क्या बना था, लायन कैपिटल का निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी परित्याग, घर परित्याग पूछ ले तो साथी यह घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण। क्या कहलाती है, आप याद रखेंगे जो आपकी घर परित्याग की घटना है साथी ये महाविनिष्क्रमण कहलाती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। महाविनिष्क्रमण घटना किससे संबंधित है, तो भगवान बौद्ध से संबंधित हो जाएगी। और भगवान बौद्ध ने जब सिद्धार्थ के रूप में थे तब उन्होंने घर त्याग किया था, तो इसकी इन घटना को क्या कहा था हमने, इसको कहा था हमने महाविनिष्क्रमण। इसके बाद साथी होता है इनका निधन, तो निधन की घटना हमारी कहलाती है साथी महापरिनिर्वाण। क्या कहलाती है, निधन की जो घटना है साथी ये कहलाती है महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, महापरिनिर्वाण हो जाएगी आपकी निधन की घटना। इसके अलावा जब भगवान बुद्ध को गया नामक स्थान पर, जो आधुनिक बिहार में पड़ता है, गया नामक स्थान पर भगवान बुद्ध को होता है ज्ञान प्राप्त, और ज्ञान प्राप्ति की घटना साथी कहलाती है संबोधि। क्या कहलाती है, तो आप याद रखेंगे संबोधि घटना जो संबंधित है ये भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था साथी निरंजना नदी के किनारे। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, जो निरंजना नदी थी इसी के किनारे बरगद के पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद या पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यह घटना क्या कहलाई थी, संबोधि कहलाई थी। इसको भी अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लगभग 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी, तब इनको जाकर के ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, गया नामक स्थान पर बिहार में संबोधि की घटना ज्ञान प्राप्ति। जब भगवान बुद्ध का निधन होता है तो वह घटना कहलाती महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध ने जब घर त्याग किया तो यह घटना कहला रही थी महाविनिष्क्रमण। और भगवान बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था तो यह भी घटना आपकी एक थी, इसको कहा था साथी अभिधम्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा था, जो पहला उपदेश की घटना थी इसे कहा गया था अभिधम्म चक्र परिवर्तन। इसको भी याद रखेंगे, अभिधम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। ये घटना कहलाई थी जब भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, क्योंकि परिवर्तन के लिए इन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था। तो ये घटना क्या कहलाई थी, अभिधम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। क्या कह रहा है, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो आप याद रखेंगे जब बाबर था साथी, बाबर मुगल साम्राज्य बाबर था। इसके अलावा आपका एक तरफ था कौन, राणा सांगा। जो राणा सांगा था ये राजपूत वंश से संबंधित था, और मुगल वंश की स्थापना नहीं हुई थी तब वो मुगलिया जो आपका ये बादशाह था, या इसको पादशाह भी कहते थे, ये था बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है साथी खानवा का युद्ध। कहाँ का युद्ध, खानवा का युद्ध। इसके अलावा बाबर की आप क्रम रखेंगे याद, बाबर ने कुछ युद्ध लड़े थे उनके आप लोग क्रम याद रखेंगे। एक 1526 हो जाएगा, दूसरा 1527 हो जाएगा, इसके अलावा 1528 हो जाएगा, इसके अलावा आपका 1529 हो जाएगा। ये कुछ डेटें आप लोग याद रखेंगे। एक डेट 1530 भी याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ ले यहाँ पर 1526, तो यहाँ पर साथी होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में ही मारा जाता है और इसमें बाबर की जीत होती है, जिससे भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। किसकी साथी, आप लोग याद रखेंगे मुगल वंश की स्थापना जो होती है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में होती है, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी 1527, तो आप लोग याद रखेंगे 1527 में होता है साथी खानवा का युद्ध। जिस युद्ध की अभी हम चर्चा कर रहे थे, खानवा का युद्ध, ये होता है आपका 1527 में। तो बाबर और राणा सांगा, राजपूत सम्राट राणा सांगा और मुगल सम्राट जो आपका बाबर था, इसके मध्य होता है खानवा का युद्ध। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा साथी होता है 1528 में बाबर युद्ध लड़ता है चंदेरी का। कौन सा युद्ध लड़ता है, चंदेरी का युद्ध। और ये होता है साथी बाबर और मेदिनी राय के मध्य। किसके मध्य, एक राजपूत सम्राट था जिसका नाम था मेदिनी राय।
ये भी बाबर और मेदिनी राय के मध्य होता है साथी चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। देखो बाबर अभी तक जितने युद्ध लड़े इसने 15, 26, 27, 28 इस तीनों में जीत हुई। इसके अलावा जीतता है 1529 का युद्ध। जो 1529 का युद्ध होता है साथी ये होता है आपका घाघरा का युद्ध। कहाँ का साथी? घाघरा का युद्ध। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसमें साथी बाबर और महमूद लोधी होता है। कौन साथी? महमूद लोधी। महमूद लोधी और बाबर के मध्य लड़ा जाता है। तो इसमें भी बाबर क्या करता है? जीत जाता है। इसके अलावा घटना आती है 1530 की। तो 1530 का एक ऐसा दिन आता है जब साथी बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। बाबर ने भारत में कुल मिलाकर के 4 युद्ध लड़े थे जो प्रमुख थे, जिसमें 1526 का पानीपत प्रथम, उसके बाद खानवा, उसके बाद चंदेरी, उसके बाद घाघरा। इनका क्रम भी इसी प्रकार है 26, 27, 28, 29। और उन घाघरा के जस्ट 1 साल बाद इसकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती बाबर की। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो ये 4 डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 5 इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उद्गम स्थल, क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? आप बताएंगे निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो आपकी भागीरथी के नाम से जानी जाती है जब इसे उद्गम स्थल होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यानी ये नदी हो जाएगी आपकी गंगा। क्या साथी? गंगा। देखो गंगा नदी जो होती है देवप्रयाग में बनती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में 2 नदियाँ होती हैं साथी। कौन कौन सी? एक आपकी भागीरथी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? तो आप याद रखेंगे एक आपकी भागीरथी हो जाएगी। ठीक है, भागीरथी के अलावा दूसरी हो जाएगी साथी अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो ये 2 नदियां जब मिलती हैं तो इनसे क्या बनता है? इनके मेल से बनती है हमारी गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी भी है और भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। तो ये कहाँ से मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से बनती है। इसके अलावा आपसे पूछ ले सिंधु नदी। तो साथी जो सिंधु नदी है ये साथी आपकी निकलती है मानसरोवर से। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। मानसरोवर से कौन सी निकलती है? तो आप याद रखेंगे सिंधु नदी। इसके अलावा आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर से ही निकलती है। जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से साथी? आप लोग याद रखेंगे यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है आपकी यमुना नदी और ये पड़ता है साथी उत्तराखंड में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो गंगा और यमुना निकलती हैं उत्तराखंड से, और जो आपकी सिंधु और ब्रह्मपुत्र है ये मानसरोवर झील पड़ती है साथी तिब्बत में। आधुनिक जो जहाँ पर चाइना का कब्जा है तिब्बत में मानसरोवर झील से आपकी सिंधु नदी और आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है ये तिब्बत में कहलाती है टसांगपो। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसका इंग्लिश में नाम है टसांगपो। ठीक है, इसको वैसे तो कहते हैं सांगपो, लेकिन जो इसका टी होता है ये साइलेंट होता है, तो इसकी मीनिंग इस तरह से लिखी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं तिब्बत में। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, कहाँ पर साथी? इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको भी याद रखेंगे, जमुना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे गंगा को हम लोग क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो गंगा पद्मा हो जाएगी और ब्रह्मपुत्र आपकी जमुना हो जाएगी, और तिब्बत में ये हो जाएगी सांगपो नदी। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो हमसे पूछा भागीरथी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा आपका? गंगा पर, गंगा जो नदी है ये भागीरथी का उद्गम स्थान होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। यानी कि हम कृषि करेंगे तो भूमि सुधार करेंगे, खेतों का आकार होगा और भूमि की धृति होगी। यानी कि आपके 3 जो कारक हो जाएंगे ये किससे हो जाएंगे? कृषि से संबंधित हो जाएंगे। और जो आपका बिजली है, देखो साथी एक तो आकाशीय बिजली होती है, एक कृत्रिम बिजली होती है। ये हो अथवा ना हो तो आपकी खेती होती रहेगी। देखो भले ही हम नहरों से सिंचाई करें, किससे साथी? नहरों से। जैसे अब कोई किसी नदियों से सिंचाई करते हैं तो पहले भी सिंचाई होती थी, जब आपका बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी सिंचाई होती थी और तब भी कृषि होती थी। इसके अलावा आप देख लेंगे जो आपकी आकाशीय बिजली है, आकाशीय बिजली जब गिरती है तो फसल नष्ट ही होती है, ना कि फसल में क्या होता है? फायदा होता है। तो फसल का नुकसान होता है कैसे? बिजली से। और जो बिजली हो अथवा ना हो, क्या हम लाइट दिखा के, आपने देखा है कोई जाता है लाइट दिखाने उसके बाद गेहूं पैदा होता है? ऐसा नहीं है साथी। तो बिजली आपका कारक नहीं होगा। इसको भी अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। इसके अलावा आपसे साथी पूछ ले भूमि सुधार। तो भूमि सुधार के बारे में आप एक संशोधन याद रखेंगे जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, पहला संविधान संशोधन, जिसमें आपकी जोड़ी जाती है अनुसूची 9। क्या जोड़ी जाती है साथी? अनुसूची 9 जोड़ी जाती है। जो अनुसूची 9 है साथी ये आपकी किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे भूमि सुधार से संबंधित है। जब आपकी पंडित नेहरू जी की सरकार थी, किसकी? नेहरू जी की सरकार थी, तो इसमें पहला संविधान संशोधन होता है किसानों के लिए भूमि सुधार के लिए, जिसमें जोड़ी जाती है अनुसूची 9। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो कृषि से संस्थागत कारक कौन नहीं हो जाएगा आपका? बिजली नहीं होगा। ठीक है, भूमि सुधार हो जाएगा, खेतों का आकार हो जाएगा, भूमि धृति होगा, ये सारे के सारे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर था। देखो यहाँ पर साथी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि वह कौन सा शहर था जिसमें मेट्रो भी चलती थी और दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला था। तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका दिल्ली। क्या हो जाएगा साथी? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। दिल्ली आपका दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर था और यहाँ पर मेट्रो भी चलती है। पहला शहर कौन सा हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा साथी मुंबई। क्या हो जाएगा? इसको याद रखेंगे, फर्स्ट शहर आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो शहर है आपका, सेकंड शहर, ये कौन सा हो जाएगा आपका? इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी कि आपकी पहली मेट्रो कहाँ पर चली थी। क्या पूछ ले साथी? पहली मेट्रो कहाँ पर चली थी। ठीक है, इसके अलावा पहली जल मेट्रो कहाँ पर चली थी? जल मेट्रो। इसके अलावा जल के अंदर मेट्रो कहाँ पर चली थी? जो आपका पानी के अंदर मेट्रो कहाँ पर चलेगी? इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। देखो मेट्रो पूछ ले तो पहली मेट्रो साथी चली थी कोलकाता में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, कोलकाता में। और आपकी पहली जल मेट्रो ये कहाँ पर है? ये आपकी केरल में हो जाएगी। ठीक है, जल मेट्रो आपकी केरल में हो जाएगी। और जल के अंदर मेट्रो कहाँ पर होगी? तो ये भी आपकी कोलकाता में होगी। ठीक है, इसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो जल के अंदर मेट्रो चलेगी भारत में, वो कोलकाता के अंदर पहली चलेगी। और पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। और केरल में साथी आपकी जल मेट्रो, यानी कि जल के ऊपर चलने वाली, जो आपकी केरल में साथी नाव होती है, नाव को ही नाम दे दिया गया है जल मेट्रो। तो ये जल मेट्रो कहाँ पर हो जाएगी? केरल में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले वाटर टैक्सी कहाँ पर चली। क्या पूछ ले साथी? वाटर टैक्सी। वाटर टैक्सी कहाँ पर चली? तो आप याद रखेंगे साथी, ये मुंबई में चली है। कहाँ पर? मुंबई में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि पूछ ले आपसे बेंगलोर, क्या पूछ ले साथी? बेंगलोर। तो आप याद रखेंगे ये आपकी टेक्नोलॉजी की राजधानी। कौन सी? टेक्नोलॉजी की राजधानी। दिल्ली आपकी भारत की राजधानी है। और चेन्नई में साथी आपका सबसे बड़ा मरीना बीच है। कौन सा साथी? भारत का सबसे बड़ा बीच मरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है हमसे, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। क्या पूछा हमसे? पंडित राम नारायण आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखो साथी, ये मैंने क्वेश्चन आपका एक दिन करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा साथी सारंगी। क्या हो जाएगा? सारंगी। जो पंडित राम नारायण जी हैं ये क्या बजाते हैं? तो याद रखेंगे सारंगी बजाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले बांसुरी, तो बांसुरी कल भी करवाया था। इनका नाम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। क्या नाम है साथी? हरिप्रसाद चौरसिया। जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं आपके, ये क्या बजाते हैं? तो याद रखेंगे ये आपके बांसुरी बजाते हैं। इसके अलावा गिटार पूछ ले, तो गिटार में आप दो नाम याद रखेंगे। एक तो आप मनोज के बारे में याद रखेंगे, जो मनोज जी हैं ये आपके क्या बजाते हैं? गिटार बजाते हैं। इसके अलावा आप जिमी हेंड्रिक्स को भी याद रखेंगे। विश्व के नंबर 1 जो गिटार बजाते हैं, इनका नाम है साथी जिमी हेंड्रिक्स। ठीक है, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। जो जिमी हेंड्रिक्स हैं ये विश्व के नंबर 1 गिटार वादक हैं। इसके बाद आपसे पूछ ले सरोद, तो सरोद वादक में आप याद रखेंगे अली अकबर खान। ये क्वेश्चन आपसे पिछली क्लास में भी आया था। अली जो अकबर खान है, कौन है साथी? अली अकबर खान। अली अकबर खान किससे हो जाएंगे? आप याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके सरोद से। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो बांसुरी एक बार देख लेते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। सारंगी आपके पंडित राम नारायण। गिटार आपके मनोज और जिमी हेंड्रिक्स। और सरोद आपके अली अकबर खान। ठीक है, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है। क्या पूछा है? जो आपकी पहली बात तो आप याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी। क्या याद रखेंगे? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ये जो बंगाल की खाड़ी, ये साथी हिंद महासागर का हिस्सा है। किसका? हिंद महासागर का। किसका हिस्सा है? तो आप याद रखेंगे हिंद महासागर का। ठीक है, तो यहाँ पर जापान सागर ये नहीं होगा, कैस्पियन सागर ये नहीं होगा, प्रशांत महासागर नहीं होगा। तो जो आपका अंडमान सागर ऑप्शन है साथी, जो अंडमान सागर ऑप्शन है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंडमान जो सागर है वो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, और जो बंगाल की खाड़ी है वो हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका अंडमान सागर है ये आपके बांग्लादेश का दक्षिणी भाग या म्यांमार का पश्चिमी भाग, और अपने जो अंडमान निकोबार है इसका उत्तरी भाग, यहाँ पर स्थित है आपका अंडमान सागर। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो 2011 की जनगणना से 2 क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। क्या पूछा है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। तो आप लोग याद रख लेंगे, जो 2011 की जनगणना हुई थी, यहाँ पर सिक्किम जो राज्य था आपका, सिक्किम राज्य था, इसमें जनसंख्या सबसे कम थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी सिक्किम के बारे में अम्मा और वहिनी योजना। कौन सा थी? अम्मा और वहिनी योजना। ठीक है, ये कहाँ पर आई थी? तो याद रखेंगे ये सिक्किम से संबंधित है। इसके अलावा आपसे छत्तीसगढ़ पूछ ले, तो आप छत्तीसगढ़ में एक चीज़ याद रखेंगे, जो आपकी छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना हो जाएगी? आपकी मुख्यमंत्री मितान योजना। क्या हो जाएगी साथी? मुख्यमंत्री मितान योजना। ये कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। इसके अलावा केरल को याद रखेंगे। केरल में क्या हो जाएगा आपका? केरल में आपकी सर्वाधिक साक्षरता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सर्वाधिक साक्षरता। क्या हो जाएगी साथी? सर्वाधिक। यदि साक्षरता पूछे कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे केरल में।
और बिहार में पूछ ले तो सर्वाधिक साक्षरता कम वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। इसके अलावा बिहार में सर्वाधिक क्या है साथी? तो जनघनत्व है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? तो आपका बिहार में हो जाएगा। ठीक है। सिक्किम में याद रखेंगे सर्वाधिक कम जनसंख्या थी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में थी। अम्मा बहनी योजना सिक्किम से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मितान योजना। केरल में साक्षरता सर्वाधिक है और बिहार में आपका जनघनत्व सर्वाधिक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी कह रहा है, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? क्या कह रहा है साथी? 2019-20 में जो आपकी रणजी ट्रॉफी थी ये किसने जीती थी? ठीक है, इसको बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर साथी क्या हो जाएगा? जो 2019-20 की रणजी ट्रॉफी थी साथी, ये जीती थी आपकी सौराष्ट्र ने। किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा आप याद रख लेंगे जो 2022 और 23 में हुई है, अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी हुई है, इसका भी खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने ही जीता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। 2023 के करंट अफेयर के हिसाब से सौराष्ट्र ने क्या जीता है? तो याद रखेंगे 2022-23 का रणजी ट्रॉफी जीता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले बंगाल, तो आप याद रखेंगे रणजी ट्रॉफी में इसमें बंगाल क्या रहा है? उपविजेता रहा है। 2023 में उपविजेता रहा है। कौन रहा है? तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका बंगाल उपविजेता रहा है। इसके अलावा आपसे पूछ ले मुंबई, तो मुंबई के बारे में आप लोग याद रखेंगे सर्वाधिक बार रणजी जीती है। किसने? तो याद रखेंगे किसी ने यदि सर्वाधिक बार रणजी जीती है तो वो कौन हो जाएगी? आपकी मुंबई हो जाएगी। इसके अलावा मुंबई ने अभी हाल ही में पहली बार क्या जीता है? सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी। कौन जीती है? सैयद मुश्ताक अली टी20 जो ट्रॉफी होती है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ये आपकी किसने जीती है? मुंबई जीती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। क्या कह रहा है? पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप लोग बताएंगे यह किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा साथी आपका ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। जो आपका पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है ये कहाँ से हो जाएगा? आपका ओडिशा से। इसके अलावा आपसे पूछ ले गुजरात, तो गुजरात में आप याद रखेंगे कल भी बताया था इसका आंसर गरबा और डांडिया। ये कहाँ पर होता है? गरबा डांडिया, तो ये आपका गुजरात में होता है। इसके अलावा केरल पूछे तो केरल का एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है साथी कलारी पट्टू। क्या नाम है साथी? कलारी पट्टू जो मार्शल आर्ट है ये कहाँ का हो जाएगा? आपका केरल का हो जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पूछ ले तो आंध्र प्रदेश के बारे में आप याद रखेंगे साथी कुचिपुड़ी। क्या याद रखेंगे? कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य, तो कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। पाइका मार्शल आर्ट पूछ ले या साथी पूछ ले पाइका विद्रोह। क्या पूछ ले? पाइका विद्रोह। ये दोनों कहाँ से संबंधित हो जाएंगे आपके? ये आपके हो जाएंगे ओडिशा से। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे डैश किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस संक्षिप्त करने में पेश किया जाता है। तो बताएंगे आप क्या पेश किया जाता है जब बहस करनी हो किसी जैसे आपका संसद में कोई व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति से बहस करना चाहता है तो वो क्या पेश करेगा? तो आप याद रखेंगे जो उस सदन का सदस्य होगा उसके समक्ष समापन पत्र पेश करेगा। क्या करेगा साथी? समापन पत्र पेश करेगा जब किसी अपने समकक्ष से क्या करनी है? उसको बहस करनी है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले अविश्वास प्रस्ताव, तो आप याद रखेंगे यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है। क्या साथी? किसी मंत्री के खिलाफ क्या आता है? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो आप याद रख लेंगे पूरी सरकार गिर जाएगी। क्या गिर जाएगी? तो पूरी सरकार को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। जितने भी मंत्री होंगे सभी को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी आत्मीय समाज। क्या कह रहा है? आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आप याद रख लेंगे जो आत्मीय समाज थी साथी इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये साथी की थी 1815 में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। 1815 में आत्मीय समाज की। इसके अलावा साथी इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की। किसकी? जो आपकी ब्रह्म समाज थी इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। यही जो आत्मीय समाज थी ये 1828 में चलकर, कब साथी? 1828 में चलकर क्या बन गई थी? ब्रह्म समाज। तो कभी कभी पूछता है कि आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आप याद रखेंगे राजा राम मोहन राय ने। और कब की? तो याद रखेंगे 1828 में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके बारे में याद रखेंगे साथी इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा आप याद रख लेंगे इनकी स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं? संविधान का पिता कहते हैं। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, किसको साथी? अनुच्छेद जो 32 है इसको क्या कहा है? 32 आर्टिकल को इसको कहा है संविधान की आत्मा। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद साथी ये रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो याद रखेंगे रामकृष्ण परमहंस के। इसके अलावा 1893 में एक शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था साथी? तो आप याद रखेंगे जो आपका शिकागो क्या हुआ था साथी? आप याद रखेंगे शिकागो धर्म सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ था? तो आपका यूएसए में हुआ था। इसमें जो जब भारत का किसी ने प्रतिनिधित्व किया था तो उनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद था। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। आत्मीय सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, शिकागो धर्म सम्मेलन में
भाग किसने लिया, तो स्वामी विवेकानंद। भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को आर्टिकल को क्या कहा, आत्मा कहा। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया। क्या कह रहा है, संविधान की जो प्रस्तावना थी साथी, इसमें पहला संशोधन कब किया गया था। पहला और आखिरी संशोधन था साथी ये आपका था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। ये हुआ था जो आपका 42वां संविधान संशोधन हो रहा था, तो इसमें इसको भी किया गया था। जो 42वां संविधान था इसको क्या कहते हैं, हम लघु संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो आप याद रखेंगे लघु संविधान में लगभग आपके 50+ अनुच्छेद क्या कर दिए गए थे, बदल दिए गए थे। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका क्या होता है, 1976 में प्रस्तावना में भी संशोधन हो जाता है। किसमें साथी, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में कुल मिलाकर आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, आपका पंथनिरपेक्ष और इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट साथी आप लोग याद रख लेंगे। सबसे पहले तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाजवाद। ठीक है, ये क्रम है इनका, समाजवाद के अलावा हो जाएगा आपका पंथनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा, पंथनिरपेक्ष के अलावा हो जाएगा अखंडता। ठीक है, अखंडता। और एक इसमें निरर्थक शब्द जोड़ा गया था जिसका नाम था और। ठीक है, क्या था, निरर्थक शब्द और। कुल मिलाकर के 4 शब्द, यानी कि मुख्यतः 3 शब्द और एक निरर्थक शब्द, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और जो आपका निरर्थक शब्द था वो कौन था, और था। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। कुल मिलाकर के 4। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। वैसे यदि पूछ ले आपसे, क्वेश्चन पूछे तो आप 3 ही लगा देंगे। ठीक है, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। किसका साथी, इमल्सन का। देखो यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन किया ना हो तो आप याद रख लेंगे जो आपका इमल्सन हो, आप याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ये भी आपका इंग्लिश में ही दिया है। क्या दिया है, इंग्लिश में। तो इमल्सन क्या होता है साथी, ये होता है आपका पायस। क्या होता है साथी, पायस होता है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका इमल्सन होता है ये पायस होता है। और पायस का उदाहरण कौन होता है, सभी को पता है, क्या होता है, दूध होता है आपका। जो आपका दूध होता है ये क्या होता है, पायस होता है। और जो आपका पायसीकरण क्या होता है, तो आप याद रखेंगे जब हम जो आपका दही होता है उससे जो आपका मक्खन निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। जो आपका पायस का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका दूध हो जाएगा। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी बादल। क्या पूछ ले, बादल। तो बादल एक प्रकार का क्या होता है, फॉग होता है। ठीक है, फॉग यानी कि कोहरा। ये आपका क्या लाता है, बाष्प के तहत फॉग बनता है और ये आपका वर्षा करवाता है। ठीक है, और पायस का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका दूध हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी कह रहा है भारत में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम ने, क्या कह रहा है, किस टीम खेल पूछा है। देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, जो आपका टीम खेल पूछा है। किस टीम खेल में कांस्य पदक भारत द्वारा एकमात्र जीता गया था। यहाँ पर टीम खेल द्वारा जब एकमात्र कांस्य पदक था वो था आपका फील्ड हॉकी, यानी कि साथी हॉकी की टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद, कितने साल बाद साथी, 41 साल बाद जीता था कौन सा मेडल, तो आप याद रखेंगे ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज यानी कि सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था। और साथी ये जीता था जर्मनी को हराकर। किसको साथी, जर्मनी को हराकर। कहाँ जीता था, तो याद रखेंगे 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजन हुआ था जापान में। इनमें क्या जीता था भारतीय टीम ने, फील्ड हॉकी ने, तो कांस्य पदक जीता। इसके अलावा बैडमिंटन पूछ ले तो इसमें साथी पीवी सिंधु। कौन थी, पीवी सिंधु। देखो पीवी सिंधु ने भी साथी आपका जीता था कांस्य पदक, लेकिन इन्होंने किस में जीता था, एकल में जीता था, यानी कि सिंगल जीता था। और टीम खेल में यानी कि पूरी टीम खेली थी जिसने जीता था, तो वो आपकी हॉकी टीम थी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले बास्केटबॉल या फिर टेबल टेनिस। बास्केटबॉल में आप याद रखेंगे 5 खिलाड़ी होते हैं, और टेबल टेनिस में एक नाम याद रखेंगे महान खिलाड़ी शरद कमल का। किसका साथी, जो आपके शरद कमल है, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, इनको 2023 का क्या मिला है, तो याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्राइड, प्रेजुडिस और पॉन्डिट्री पुस्तक के लेखक कौन है। क्या कह रहा है, प्राइड, प्रेजुडिस और पॉन्डिट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रख लेंगे, इनका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। क्या हो जाएगा, शशि थरूर। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपके शशि थरूर हैं ये किसके लेखक हैं, तो याद रखेंगे प्राइड, प्रेजुडिस और पॉन्डिट्री का। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे अम्बेडकर ए लाइफ। क्या साथी, अम्बेडकर ए लाइफ जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो आप याद रखेंगे ये भी आपकी किसने लिखी है, शशि थरूर ने लिखी है। इसके अलावा एन एरा ऑफ डार्कनेस, क्या नाम है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखेंगे ये भी आपकी किसकी है, शशि थरूर की है। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है
भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्या पूछा साथी हमसे, भोगाली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जो आपका बिहू होता है ये असम में होता है, और जो कुल मिलाकर जो आपका बिहू होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का साथी? बिहू आपका 3 प्रकार का होता है, इनको भी आप लोग याद रख लेंगे। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं तो आप याद रखेंगे, एक होता है रंगोली बिहू। कौन साथी? रंगोली बिहू। और इसी बिहू को साथी कहते हैं हम बोहाग बिहू। ठीक है, क्या कहते हैं? रंगोली बिहू या बोहाग बिहू। इसके अलावा होता है आपका कटी बिहू। क्या होता है? कटी बिहू, जो फसल के काटते समय मनाया जाता है। इसके अलावा होता है साथी इसी में आपका कंगाली बिहू। क्या होता है? जो आपका कटी बिहू है इसी को हम क्या कहते हैं? असमिया में इसको कहते हैं कंगाली बिहू। और जो आपका तीसरा हो जाएगा माघ बिहू। क्या हो जाएगा साथी? माघ बिहू। जो आपका माघ बिहू होता है इसी को साथी हम कहते हैं भोगाली बिहू। जो आपका क्वेश्चन अभी पूछा गया है आपका भोगाली बिहू। क्या पूछा गया है? भोगाली बिहू। तो ये कौन सा हो जाएगा? माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू। ये कहाँ पर होता है? ये आपका असम में होता है। बिहू के 3 प्रकार होते हैं, एक तो रंगोली या फिर बोहाग, कटी या फिर कंगाली, माघ या फिर भोगाली। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रख लेंगे। जो आपके ये क्वेश्चन हो जाएगा तो असम का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ ले आंध्र प्रदेश, तो अभी आपको बताया था क्या हो जाएगा इसका? कुचिपुड़ी हो जाएगा साथी। कुचिपुड़ी जो आपका डांस है ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तमिलनाडु में आपका साथी हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। इसके अलावा तमिलनाडु में आपका होता है पोंगल। क्या होता है साथी? पोंगल जो त्यौहार है ये तमिलनाडु में होता है। इसके अलावा राजस्थान पूछ ले तो यहाँ का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है कालबेलिया। कालबेलिया जो आपका अमूर्त धरोहर में भी शामिल है। क्या है? जो कालबेलिया डांस है ये आपका अमूर्त धरोहर में भी शामिल है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपका गणगौर त्यौहार है। कौन सा? गणगौर त्यौहार। गणगौर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप लोग याद रख लेंगे ये भी आपका राजस्थान में मनाया जाता है। तो असम में क्या हो जाएगा? हमारा बिहू हो जाएगा 3 प्रकार का, रंगोली, कटी और माघ। और असम में आपका सत्रिया लोक नृत्य भी है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जिसका संबंध श्रीमंत शंकरदेव से है। ठीक है, इनको भी अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी अपर्णा सतीशन। क्या कह रहा है साथी? अपर्णा सतीशन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यह किस नृत्य से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे जो आपकी अपर्णा सतीशन है ये साथी कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे? जो आपकी अपर्णा सतीशन है, अपर्णा सतीशन ये किससे हो जाएंगी? तो आपकी ये हो जाएंगी कुचिपुड़ी से। ठीक है, अपर्णा सतीशन इनको याद रखेंगे जो कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएंगी। इसके अलावा शंकरदेव को अभी बताया था आपको, शंकरदेव जो है श्रीमंत शंकरदेव ये किससे संबंधित है? सत्रिया से। मोहिनीअट्टम से याद रखेंगे साथी के अम्मा। क्या नाम याद रखेंगे? के अम्मा। ठीक है, के अम्मा याद रखेंगे। एक इसके अलावा आप याद रखेंगे गोपिका वर्मा। क्या नाम साथी? गोपिका वर्मा। ये किससे हो जाएंगी? ये आपकी किससे हो जाएंगी? मोहिनीअट्टम से हो जाएंगी। इसके अलावा कथक पूछ ले तो आप याद रख लेंगे साथी सितारा देवी। सितारा देवी के अलावा आप याद रखेंगे बिरजू महाराज। क्या याद रखेंगे? बिरजू महाराज। ये किससे हो जाएंगे? ये आपके कथक से हो जाएंगे। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? यहाँ पर देखो भारत नहीं होना चाहिए साथी। क्या नहीं होना चाहिए? भारत नहीं होना चाहिए, आपका भारत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर होगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि साथी जो बंगाल में गवर्नर का पद था उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। तो केवल बंगाल में था, ना कि भारत में। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो आप लोग याद रख लेंगे वारेन हेस्टिंग। कौन बने साथी? वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसके अलावा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? केवल गवर्नर पूछे आपसे, केवल गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत? तो याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में साथी, कहाँ पर? कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है। हाई कोर्ट की स्थापना जो साथी इसमें 4 जजों की नियुक्ति होती है। कितने जजों की? तो याद रखेंगे 4 जजों की नियुक्ति होती है। इनका जो फर्स्ट यानी कि मुख्य न्यायाधीश था वो था साथी एलिजा इम्फे। इसको भी याद रखेंगे, एलिजा इम्फे। जो एलिजा इम्फे था इसका मुख्य न्यायाधीश था। जब आपकी कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें 4 जज होते हैं, जिसका मुख्य जज कौन होता है? एलिजा इम्फे होता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या? कार्नवालिस। तो कार्नवालिस के बारे में याद रखेंगे, ये साथी स्थायी बंदोबस्त का जनक है। किसका साथी? स्थायी बंदोबस्त का। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? तो कार्नवालिस है। इसके अलावा साथी इसी को कहते हैं सिविल सर्विस का जनक। भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे सिविल सर्विस का जनक हो जाएगा आपका कार्नवालिस। इसके अलावा साथी पूछ ले मुनरो और रीड और मुनरो के बारे में आप याद रखेंगे। ये साथी आपके क्या हैं? तो याद रखेंगे ये आपके रैयतवाड़ी के जनक हैं। किसके साथी? भारत में जो रैयतवाड़ी प्रथा आई थी ये कौन लाया था? रीड और मुनरो लाया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे महलवाड़ी प्रथा। कौन सा थी? महलवाड़ी प्रथा।
महलबाड़ी कौन लाया था? तो याद रखेंगे साथी ये होल्ट मैकेंजी लाया था। कौन लाया था? होल्ट मैकेंजी। तो एक बार फिर से इनको देखते हैं, होल्ट मैकेंजी, ठीक है, होल्ट मैकेंजी। एक बार फिर से इनको देखते हैं। वारेन हेस्टिंग पूछे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ना कि भारत का। देखो ये यहाँ पर भारत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिसे हम क्या कहते हैं साथी? सिविल सर्विस का जनक कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त का जनक कहते हैं। रीड और मुनरो, इनको कहते हैं साथी रैयतबाड़ी का जनक। इसके अलावा महलबाड़ी के जनक मिस्टर होल्ट मैकेंजी। इनको भी अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? क्या पूछा हमसे? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? सॉरी, तो आपसे पूछ ले कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद साथी। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। इसके अलावा आपसे पूछ ले यजुर्वेद, तो यजुर्वेद साथी जो है आपका, ये आपका गद्य साथी, गद्य एंड पद्य दोनों में लिखा, यानी कि हम इसको गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। गद्य पद्य में लिखा हुआ वेद यजुर्वेद हो जाएगा। इसके अलावा पूछ ले साथी सामवेद, तो सामवेद आपका हो जाएगा साथी संगीत का जनक। किसका हो जाएगा? संगीत का जनक। देखो यहाँ पर भी सा है और यहाँ पर भी सा है। यदि क्वेश्चन पूछे संगीत का जनक तो फिर सामवेद, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपके सारे गामा पाधा नहीं है ये इसी में मिलते हैं। इसके अलावा पूछ ले अथर्ववेद। अथर्ववेद में आप याद रखेंगे ये सबसे नवीनतम वेद है। कैसा साथी? नवीनतम वेद, ठीक है। नवीनतम वेद कौन हो जाएगा? आपका अथर्ववेद हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे अथर्ववेद को हम साथी, इसमें कन्या के जन्म की निंदा करता है साथी। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद कन्या के जन्म की क्या करता है? निंदा करता है। और अथर्ववेद को हम साथी जादू टोना का वेद कहते हैं। किसको? अथर्ववेद को हम क्या कहते हैं? जादू टोना का वेद। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? कन्या की जन्म की निंदा, जादू टोना का वेद और आपका सबसे नवीनतम वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है डैश ने स्विस ओपन सुपर 30, क्या कह रहा है साथी? डैश ने स्विस ओपन सुपर 30, सॉरी सुपर 30 नहीं हुआ, सुपर 300 टूर्नामेंट 2022 जीता है। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा है जो आपका स्विस ओपन बैडमिंटन हुआ था, क्या साथी? स्विस ओपन बैडमिंटन हुआ था, ये किसने जीता है? तो आप लोग याद रख लेंगे स्विस ओपन आपका जीता था पीवी सिंधु ने। किसने साथी? पीवी सिंधु ने। भारत की जो आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये साथी किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। किससे? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित कौन हो जाएंगी? आपकी पीवी सिंधु हो जाएंगी। स्विस ओपन टूर्नामेंट जीतती हैं। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले सैयद मोदी, क्या पूछ ले? सैयद मोदी 2022, सैयद मोदी 2022 किसने जीता था? ये भी आपका पीवी सिंधु ने जीता था। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? सिंगापुर ओपन, ठीक है। सॉरी, यदि पूछ ले सिंगापुर ओपन, सैयद मोदी और स्विस ओपन, ये तीनों के तीनों किसने जीते हैं? तो आप याद रख लेंगे ये आपके पीवी सिंधु जी के द्वारा जीते गए हैं। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। और साथ ही इन्होंने बर्मिंघम में, इसको भी याद रख लेंगे, जो आपका बर्मिंघम में आपका कॉमनवेल्थ हुआ था, इसमें साथी इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता साथी? गोल्ड मेडल जीता था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी, क्या कह रहा है साथी? निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है साथी? निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? यानी कि जितना भी जो भी रेलवे जोन है आपका, ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जहां पर 100% लाइट पूरे रेलवे में पहुंच गई है? वहां पर आपका कोयला का इस्तेमाल कुल मिलाकर नहीं होता है। कोयला पूछ ले, ये इसका इस्तेमाल ट्रेन चलाने में नहीं होता, या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं होता, या पूछ ले डीजल और कोयले का इस्तेमाल से जो ट्रेनें चलती हैं वो किस रेलवे जोन में नहीं चलती हैं, ठीक है। तो आपका यानी कि कोयला का प्रयोग नहीं होगा, तो डीजल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि 100% लाइट से चलने वाली ट्रेनें किस रेलवे जोन में है? तो आप याद रख लेंगे कोंकण रेलवे जोन। कौन साथी? कोंकण रेलवे जोन। साथी ये गोवा से लेकर के महाराष्ट्र वाला जो रेलवे जोन है इसको क्या कहते हैं? कोंकण रेलवे जोन कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो 100% लाइट से चलने वाली ट्रेनें, 100% लाइट से चलने वाली ट्रेनें किस रेलवे जोन में है? तो कोंकण रेलवे जोन में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी द किस ऑफ लाइफ, देखो कैसी कैसी पुस्तक लिखते हैं। द किस ऑफ लाइफ पुस्तक किसकी है? क्या कह रहा है? द किस ऑफ लाइफ पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? तो आप याद रख लेंगे इमरान हाशमी की। यही बंदा सर्वाधिक किसके लिए फेमस है? तो इमरान हाशमी की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? द किस ऑफ लाइफ, ठीक है। द किस ऑफ लाइफ पुस्तक किसकी है? तो याद रख लेंगे इमरान हाशमी की। ये पुस्तक आपसे एग्जाम वाला भी पूछ लिया है, ठीक है। इसके अलावा डियो मोरिया, संजय सूरी और जॉन अब्राहम, तो याद रख लेंगे ये लोग क्या है? ये लोग एक्टर हैं, ठीक है। इनको भी अच्छे से याद रख लेंगे। तो फिर साथी आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके जरूर जाइए यार, बिना लाइक के मत जाइए। आप लोग 20 से 25 लोग देखते हैं तो लाइक तो कर ही करिए, ठीक है। इसके अलावा यदि साथी आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए GS Hub by DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।